हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप गाइज आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशन। इसका पार्ट 1 हम लोगों ने कवर कर लिया है पहले ही वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में। कल हम लोगों ने उसका वीडियो देख लिया था। उसका जो लिंक है वो मैं आई बटन पे लगा दूंगा या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसका पार्ट 2। पहले यहाँ पे सिलेबस हम लोग ने पहले ही डिस्कस कर लिया था कल की वीडियो में कि यहाँ पे क्या क्या रहने वाला है। आरआरबी जेईई सीबीटी 2 में क्या कौन कौन से आपका टॉपिक्स यहाँ पे इंक्लूड हुए हैं, ये कल की वीडियो में ही हम लोगों ने बात कर ली थी। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, पार्ट 2 इसका देखने वाले हैं, जिसमें हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। ये हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जिन लोगों ने अभी हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम को, वो लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहीं पर क्या आपको मिलेगी, इस वीडियो की कंप्लीट आपको प्लेलिस्ट इसी चैनल पे मिल जाएगी। सिविल एस्पिरेंट सॉल्यूशन, यहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, चलिए गाइस स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ जाता है हमारा टॉपिक, कौन सा है, टॉपिक है हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ये हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है गाइज, चलिए यहाँ देख लेते हैं कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं, इन कंप्यूटर साइंस computer architecture is a set of discipline that describe the part of the computer system and the relationship। कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या है, एक कंप्यूटर का जो कंपोनेंट्स होते हैं या सेट ऑफ जो आपका डिसिप्लिन्स है या जितने भी उसके पार्ट हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है, इसी को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर कह देते हैं। ठीक है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर डील विद द फंक्शनल बिहेवियर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम विव्ड बाय अ प्रोग्रामर। जो भी प्रोग्रामर होता है, जो भी जैसे हम लोग हैं, हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ जो कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, इन सब का यूज़ करके एक बढ़िया सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं कंप्यूटर पे। वही हमारा इस पूरे टॉपिक्स में रहने वाला है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। अब जैसे यहाँ पे सेकंड आती है बात कि कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो पहला कंपोनेंट की बात करूँ तो पहला होता है इनपुट हो गई या आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। दूसरा मैं बात करूँ तो एक आपका सीपीयू होता है, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मेमोरी यूनिट। तो टोटल 3 कंपोनेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं कंप्यूटर के। नेक्स्ट बात करते हैं कौन कौन से कंप्यूटर के इनके जो पार्ट्स हैं उनके बारे में ब्रीफली यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कौन कौन से कंपोनेंट, जैसे देखिए इनपुट है, उसके बाद क्या हो रहा है, सीपीयू यूनिट में हम चले गए, उसके बाद हम कहाँ चले गए, आउटपुट यूनिट में चले गए। कैसे काम हो रहा है वो देखिए। हमने मान लिए कोई इनपुट दिया कंप्यूटर को, मान लिए हमने सपोज मैंने इनपुट दिया, किस बेसिस पे इनपुट दिया कि हमको प्रिंट करना है कोई भी आपको चीज़ों को अगर आपको प्रिंट करना है। ये क्या किया आपने, इनपुट दिया। अब क्या करेगा, सीपीयू जो होता है वो बेसिकली क्या करता है, उसको रीड करता है। जैसे हमने इनपुट दिया प्रिंट करना है, अब सीपीयू क्या करेगा, उसको रीड करेगा, उसको एनालाइज करेगा, प्रोग्राम्स रन करवाएगा, उसके बाद क्या करेगा, प्रिंट करके हमको आउटपुट दे देगा। अब चीज़ें क्या है, ये मेमोरी यूनिट यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ें हमने इनपुट दी है उसका प्रोसेस हुआ है, वो अगर मेमोरी में अगर कोई चीज़ स्टोर्ड होगी तो सीपीयू मेमोरी से पूछेगा कि भैया हमको दे दीजिए इन्फॉर्मेशन, या फिर कोई नई चीज़ है तो मेमोरी के पास भेज देगा कि आप इसको सेव कर लीजिए। उसके बाद जो आउटपुट होगा वो हमको आउटपुट मिल जाता है। ठीक है, अब आगे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि सीपीयू जो कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट है, सॉरी माफ कीजिए, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं, सेंट्रल प्रोसेसिंग जो यूनिट है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कैसे ये काम करता है, आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये जो काफ़ी सिस्टम जो यहाँ पे हो गया, इसको रफ कर देता हूँ जिससे आपको पढ़ने में बाद में पीडीएफ्स आसानी हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारे आने वाला है, तो यहाँ देखिए, अब हम बात करने वाले हैं अलग अलग उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसके अलग अलग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आ जाता है इनपुट डिवाइसेस। सबसे पहले हमारा आ जाता है टॉपिक इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, द कंप्यूटर एक्सेप्ट कोडेड इंफॉर्मेशन थ्रू इनपुट बाय द यूज़र। मीन्स जो इनपुट होता है या कोई इंफॉर्मेशन यूज़र के द्वारा जो एक्सेप्ट करता है कंप्यूटर, वो कैसे करता है, इनपुट यूनिट से करता है। इट इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज टू गिव रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर। ये ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देते हैं। अब कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देते हैं वो देख लीजिए, कौन कौन सी इनपुट डिवाइस। जैसे एग्जांपल की बात करें, जैसे कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड पे कोई तुमने नंबर टाइप किया या कोई वर्ड टाइप किया, वो क्या होता है, इनपुट तरीके से काम करता है कंप्यूटर के लिए। माउस हो गया, जिससे हम क्लिक करते हैं, कोई प्रोग्राम खोलते हैं, तो ये इनपुट है कि भैया हम कंप्यूटर को बताना चाहते हैं कि भैया आप ये प्रोग्राम खोल दीजिए या ये एप्लीकेशन खोल दीजिए। तो हमने क्या किया, माउस से इनपुट दिया, ये हो गया इनपुट डिवाइसेस।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? तो भैया द आउटपुट यूनिट सेंड द प्रोसेस्ड रिजल्ट टू द यूजर। अब जो हमने इनपुट दिया था, मान लो हमने प्रिंट का उसको इनपुट दिया है, तो अब वो क्या करेगा, उस प्रोसेस करेगा, उसके बाद हमको उसका रिजल्ट देगा, मीन्स प्रिंट करके हमको पेपर पे दे देगा। ये क्या है, हमारे आउटपुट डिवाइसेस का काम करती हैं। इट इज़ मेनली यूज टू डिस्प्ले द डिजायर्ड रिजल्ट It is mainly used to display the desired result to the user has the input instruction। जैसा हमने इनपुट इंस्ट्रक्शन दिया है उसी के बेसिस पे हमको आउटपुट ये प्रदान करता है। कौन करता है? कंप्यूटर करता है। कंप्यूटर में कौन सी यूनिट? आउटपुट यूनिट वही काम करती है, जैसे जो हमने इनपुट दिया उसी को प्रोसेस करके हमको आउटपुट देती है। कौन कौन सी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं? तो यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो मॉनिटर्स। अब देखिए जैसे आपने क्या क्या इनपुट दिया कि हमको पीडीएफ फाइल खोलनी है, मान लो ये हमारी पीडीएफ है, इस फाइल को आप खोलना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, माउस के द्वारा इनपुट देंगे, माउस के द्वारा इनपुट देंगे इस पीडीएफ फाइल को, हमें पीडीएफ फाइल खोलनी है। अब ये जो आउटपुट यूनिट है जिसे हम मॉनिटर कहते हैं, जो आप देख रहे हैं, तो डिस्प्ले पे आपको पीडीएफ खोल के दे देगा। तो ये क्या है, आउटपुट तरीके से काम हो रहा है। तुमने इनपुट दिया कि भैया मुझे पीडीएफ खोलनी है, वो क्या करता है, डिस्प्ले कर देता है कि आपको आउटपुट दिखा देता है उसका। प्रिंटर हो गया, ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है, आपको प्रिंट करके दे देता है। प्लॉटर है, ये भी एक आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। और इसमें जैसे 2 यूनिट हो गई, मतलब ये इनपुट आउटपुट एक ही यूनिट में आ जाती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या होता है, यहाँ पे इसको देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें क्या है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ रजिस्टर्स, आपका अर्थमेटिक्स, कंट्रोल सर्किट्स टुगेदर टू इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट ऑपरेशंस इन द असेंबली लैंग्वेज। अब सीपीयू क्या है, सीपीयू के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट? एक होता है आपका रजिस्टर, एक होता है अर्थमेटिक, एक होता है कंट्रोल सर्किट। ये 3 चीज़ों से मिलकर क्या बना होता है, हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बना होता है, जिसे हम सीपीयू कहते हैं। अब इसका प्राइमरी फंक्शंस क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। पहली चीज़ क्या है कि सीपीयू ट्रांसफर द इंस्ट्रक्शन एंड इनपुट डाटा फ्रॉम द मेन मेमोरी टू रजिस्टर्स। अब बेसिकली सीपीयू का काम क्या है कि जो भी मेन मेमोरी है उसके पास, उससे वो इन्फॉर्मेशन लेता है और उसको कहाँ भेज देता है, रजिस्टर के पास भेज देता है। ठीक है, रजिस्टर जिसको हम इंटरनल मेमोरी भी कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा क्या इसका फंक्शन है। दूसरा फंक्शन ये है कि सीपीयू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन इन द स्टोर्ड सीक्वेंस। अब सीपीयू क्या करता है, एक बढ़िया स्टोर्ड जो इन्फॉर्मेशन है उसको सीक्वेंस में अरेंज करने का काम ये कर रहा होता है। नेक्स्ट तीसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो व्हेन नेसेसरी, जब भी ज़रूरत पड़ती है तो सीपीयू ट्रांसफ़र आउटपुट डाटा फ्रॉम द रजिस्टर टू द मेन मेमोरी। जब भी ज़रूरत पड़ती है तो क्या करता है, रजिस्टर्स में जो आपका इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है या भी जो इन्फॉर्मेशन सेव है उसके रजिस्टर में सीपीयू के, वो क्या करता है, वहाँ से डाटा मेन मेमोरी को भी ट्रांसफ़र करता है जब भी ज़रूरत हमको पड़ती है। यहाँ पे एक नोट पॉइंट आप डाल लीजिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भैया सीपीयू जो है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलने वाला है, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, आपको पढ़ने में आसानी हो इसलिए। ठीक है, इसको मैंने रफ कर दिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये आप याद रखिएगा कि इसको क्या कहते हैं, इसको हम भैया ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं, सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए सीपीयू, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि सीपीयू में जो यूनिट्स इसकी आती हैं किस किस चीज़ों से बना होता है। तो यहाँ पे 3 सब इसकी सिस्टम्स होते हैं। एक होता है एएलयू, एक होता है कंट्रोल यूनिट, एक होता है अर्थ रजिस्टर्स। ठीक है, अब इसके जो कंपोनेंट पार्ट है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये क्या होता है, एएलयू जिसे कहते हैं, इसका भी फुल फॉर्म जो है आपको याद रखना होगा। ठीक है, ये क्या है, द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कंटेन द इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी दैट एग्जीक्यूट ऑल अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑन द अवेलेबल डाटा। अब ये एएलयू का काम क्या होता है भैया, जो भी आपको गुना करना है, भाग करना है, मतलब जोड़ना है, घटाना है, भाग करना है, ये काम कर लेता है, इसे अर्थमेटिक ऑपरेशंस कहते हैं। और कुछ आपके लॉजिकल ऑपरेशन, जैसे मैं बात यहाँ पे देखो लॉजिकल ऑपरेशंस लिखे हुए हैं, जैसे आपका ग्रेटर देन हो गया, स्मॉलर देन हो गया, फिर आप बात कर लेते हैं एंड हो गया, और हो गया, इन सब का भी काम कौन करता है, इसे कहते हैं लॉजिकल कैलकुलेशन।
ये भी कौन करता है, ये करता है। इसके नाम में ही आप देख सकते हैं बढ़िया तरीके से। देखिए पहले लिखा हुआ अर्थमेटिक, अर्थमेटिक का मतलब क्या है, जो भी अर्थमेटिक आपके जो काम होते हैं वो करता है। जैसे आपको गुणा करना है, भाग करना है, डिवाइड करना है, या फिर हम जोड़ना है या घटाना है, तो ये अर्थमेटिक काम हो गया। दूसरे इसके शब्द लिखा हुआ है लॉजिकल, लॉजिक लिखा हुआ है, लॉजिक का मतलब लॉजिकल सिंबल्स, जो भी लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, लॉजिकल कैलकुलेशन होते हैं, वो भी ये काम करता है। तो ये काम कौन करता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट करता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए तीसरे पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि लॉजिकल यूनिट परफॉर्म्स कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, लेटर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। इसमें बहुत सारे आपके क्या होते हैं, नंबर्स, लेटर एंड स्पेशल कैरेक्टर के द्वारा ये सिस्टम को मतलब इंफॉर्मेशन को मतलब अपना काम परफॉर्म करता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है ALU यूजेस रजिस्टर्स टू होल्ड द डाटा दैट इज बीन प्रोसेस्ड। मीन्स जो भी आपके यहाँ पे जो डाटा हैं वो बेसिकली कहाँ पे स्टोर किए जाते हैं, रजिस्टर्स में स्टोर किए जाते हैं जो भी प्रोसेस हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं आगे। अब इसका हमने पहला CPU का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने डिस्कस कर लिया कि हमारा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ये खत्म हो गया है। अब बात कर लेते हैं कंट्रोल यूनिट की। तो सेकंड हमारा, माफ़ कीजिए, सेकंड आपका आ जाता है, लॉजिकल यूनिट हो गया, सेकंड आ जाता है आपका रजिस्टर्स। अब रजिस्टर्स क्या होते हैं इसके बारे में देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए रजिस्टर्स के बारे में, तो रजिस्टर्स आर द स्पेशल पर्पस हाई स्पीड टेम्परेरी मेमोरी यूनिट। ये बेसिकली क्या है कि स्पेशल पर्पस के लिए काम करता है और इसके पास क्या होता है, हाई स्पीड टेम्परेरी मेमोरी यूनिट होती है। दूसरी चीज़ क्या है, रजिस्टर्स आर नॉट रिफर्ड बाय देयर एड्रेस बट आर डायरेक्टली accessed एंड मैनिपुलेटेड बाय द CPU ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। जब भी हम कोई काम परफॉर्म करते हैं या भी कोई प्रोग्राम रन करवाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, CPU के द्वारा इसको आपका क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है जितने भी रजिस्टर्स के काम होते हैं। अब बेसिकली यहाँ देखिए एसेंशली दे होल्ड द इंफॉर्मेशन दैट द CPU इज करेंटली वर्किंग ऑन। अब रजिस्टर्स का काम, जैसे रजिस्टर का बेसिकली काम इतना समझिए, जैसे आपकी कॉपी है, आप क्या करते हैं उस पर सारी चीज़ें लिख लेते हैं तो वहाँ पे क्या हो गया, वो आपका सेव हो गया। ठीक है, वैसे ही क्या होता है, जो भी करंटली ऑपरेशन चल रहा होता है CPU में, उसको ये क्या करता है, होल्ड करने का काम कौन करता है, रजिस्टर काम करता है। यहाँ पे देख लीजिए लिखा भी हुआ है कि रजिस्टर स्टोर द डाटा, इंस्ट्रक्शंस, एड्रेस एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग। जो भी चीज़ें चल रही हैं कंप्यूटर पे, ठीक है, उनको उसका डाटा स्टोर करना, उसको इंस्ट्रक्शन आपका स्टोर करना, या एड्रेस जो भी होता है वो सारी चीज़ें स्टोर करने का काम कौन करता है, रजिस्टर करता है। दूसरी चीज़ क्या है कि द नंबर एंड द साइजेस ऑफ रजिस्टर्स वेरी फ्रॉम प्रोसेसर टू प्रोसेसर। अब भैया जैसे जैसे प्रोसेसर होंगे, कुछ हैवी प्रोसेसर होंगे, कुछ लो प्रोसेसर होंगे, तो प्रोसेसर टू प्रोसेसर क्या होता है, इसका जो काम होता है वो वेरी करता रहता है। ठीक है, यहाँ की बात हो गई। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट इसके टाइप में आ जाता है आपका, इसका सब यूनिट का है कंट्रोल यूनिट। ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट में क्या है, कंट्रोल यूनिट कोऑर्डिनेट्स विद द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में जो भी इनपुट डिवाइसेस जैसे माउस हो गया, आउटपुट डिवाइस जैसे प्रिंटर हो गया, तो इनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन यूनिट होता है वो कौन होता है, कंट्रोल यूनिट होता है। ये इनपुट एंड आउटपुट यूनिट को कंट्रोल करने का काम कर रहा होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, इट डायरेक्ट द कंप्यूटर टू कैरी आउट द स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बाय कम्युनिकेटिंग विद द ALU एंड रजिस्टर्स। अब बेसिकली ये क्या करता है, ये कंप्यूटर को डायरेक्शन देता है, भैया जो भी आपके रजिस्टर्स हो गए, ALU हो गया, इनकी हेल्प से क्या करता है, ये इंस्ट्रक्शन देता है। किसको देता है भैया, हमारे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस को ये डायरेक्ट करता है। फिर क्या लिखा हुआ है, इट ऑर्गेनाइजेज द प्रोसेसिंग ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। जो भी डाटा होंगे, जो भी इंस्ट्रक्शन होंगे, उसको क्या करेगा, ये ऑर्गेनाइज करने का काम करेगा कंट्रोल यूनिट। सिंपल सा ये समझिए कि जो इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस के बीच में जो संबंध या फिर जो आपका कोऑर्डिनेशन है वो बैठाने का काम कौन करता है, या फिर उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका मेमोरी यूनिट। अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, ये देखिए यहाँ पे हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया अभी तक हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में देख लिया। अभी आप परेशान मत होइए, ये आपका क्या है, कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आएगा उसमें इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस की जो विस्तार चर्चा होनी है, डिटेलिंग जो होने वाली है, वो नेक्स्ट आपके लेक्चर में होने वाली है। यहाँ पे क्या है, सिर्फ कंपोनेंट की बात कर रहे हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो इनपुट डिवाइस हमने डिस्कस कर लिया, आउटपुट कर लिया, CPU के बारे में समझ लिया। अब आता है मेमोरी यूनिट के बारे में। तो मेमोरी में क्या है, उस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए,
तो यहाँ पे हमारा कहाँ गया मेमोरी यूनिट, ये आ गया आपका मेमोरी यूनिट। चलिए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो मेमोरी यूनिट में क्या है वो देख लीजिए। मेमोरी इज द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर विच होल्ड द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। बिल्कुल सही, ये तो सबको पता है, इसमें नई चीज़ कुछ नहीं है कि मेमोरी क्या करता है, डाटा हो गया, इंस्ट्रक्शन हो गया, इसको क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है या फिर इसको होल्ड करने का काम करता है। दूसरी चीज़ क्या है, मेमोरी एक इंटीग्रल पार्ट होता है किसका, सीपीयू का। मेमोरी यूनिट कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी यूनिट। अब मेमोरी क्या होता है, दो टाइप्स की होती है। कौन कौन सी दो टाइप्स की, भैया एक प्राइमरी मेमोरी हो गई, एक सेकेंडरी मेमोरी हो गई, ये दो टाइप की मेमोरी होती है। दूसरी चीज़ बात कर लेते हो तो भैया प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। प्राइमरी मेमोरी जिसे हम मेन मेमोरी कहते हैं ऑफ द कंप्यूटर इज यूज्ड टू स्टोर द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द एक्सिक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन। मीन्स कहना क्या चाह रहा है वो समझ लीजिए। जब भी आप कोई काम परफॉर्म कर रहे होते हैं या फिर कोई सिस्टम कोई प्रोग्राम आप खोले होते हैं या फिर कोई भी एप्लीकेशन खोले होती है या जो भी आपका मॉनिटर पे जो काम चल रहा है, जो एक्सिक्यूशन चल रहा है इंस्ट्रक्शन का, उसी को स्टोर करने का काम कौन करता है, भैया ये कौन करता है, प्राइमरी मेमोरी का काम होता है, जिसे हम मेन मेमोरी कहते हैं। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे कि जो प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी होती है, इसके दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से दो टाइप होते हैं, एक होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे हम राम कहते हैं, एक होता है रीड ओनली मेमोरी जिसे हम रोम कहते हैं। ये दोनों मेमोरी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके जो फुल फॉर्म है ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। राम हो गया, रोम हो गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गई, दूसरा हो गया रोम, रीड ओनली मेमोरी हो गई। ये बेसिकली क्या है, प्राइमरी मेमोरी के दो टाइप्स हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ आपकी सुविधा के लिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में। तो यहाँ पे देख लीजिए रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी में क्या होने वाला है, यहाँ पे राम। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इट डायरेक्टली प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू द प्रोसेसर। राम इज ए volatile memory, it provides temporary storage for the data and instruction, RAM is classified। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, RAM क्या करता है, जो भी प्रोसेसर को इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है, मेमोरी में जो भी डाटा सेव होता है, जो भी इंस्ट्रक्शन सेव होता है, तो हमारे प्रोसेसर को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए ये उसको प्रोवाइड कर देता है। दूसरी चीज़ क्या है, ये एक वॉलाटाइल मेमोरी है। वॉलाटाइल मेमोरी का मतलब क्या होता है समझ लीजिए। वॉलाटाइल मेमोरी, वॉलाटाइल मेमोरी की हम लोग बात कर लेते हैं। तो वॉलाटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जो बेसिकली एक टेम्परेरी मेमोरी है। मींस अगर आप समझ लीजिए कोई सिस्टम परफॉर्म कोई काम कर रहे हैं, बात मान लीजिए कि आपकी लाइट चली गई। ठीक है, लाइट चली गई, आपने वो प्रोग्राम को सेव नहीं किया था। आपने क्या किया था, वो प्रोग्राम को सेव नहीं किया था। अब लाइट चली गई तो जब भी आपका लाइट आएगी, जब वो प्रोग्राम आप ओपन करेंगे तो वो डाटा डिलीट हो चुका होगा। मीन्स आपका डाटा सेव नहीं हुआ है। वही चीज़ ये कह रहा है कि भैया जो राम में जो डाटा इन्फॉर्मेशन सेव होती है वो एक टेम्परेरी पर्पस के लिए होती है, वो किसी प्रकार का आपका परमानेंट डाटा नहीं होता है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ये क्या करता है, टेम्परेरी स्टोरेज का काम करता है, जो भी डाटा हो गया, इंस्ट्रक्शन हो गया। अब इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके टाइप में क्या लिखा हुआ है। दो टाइप होते हैं इसके। कौन कौन से दो टाइप होते हैं, पहला होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरा होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक SRAM हो गया, एक आपका DRAM हो गया। गाइज ये PPT बनाने में आप लोग को पता है कितनी मेहनत लग रही, कितना अच्छा सा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो पे लाइक कर दीजिए और आप क्या कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिए, क्योंकि CBT 2 जो भी क्वालिफाई करने वाले हैं वहाँ पे 10 नंबर का आपका रहने वाला है। ठीक है गाइज, तो आप बिल्कुल चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए। क्यों रखिए, क्योंकि जब भी आप वीडियो पढ़ेगी 10 बजे लगभग वीडियो पड़ जाएगी आपको कल ये वाली। ठीक है, तो आप जब सब्सक्राइब करे रहेंगे और नोटिफिकेशन को ऑन करे रहेंगे तो इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। ठीक है गाइज, तो इसीलिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा अगली वीडियो के लिए। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, बढ़िया से लाइक कर दीजिए वीडियो को। चलिए नेक्स्ट बात, इसके दो टाइप हमने बात कर ली। दो टाइप कौन कौन से हो गए, एक SRAM हो गया, एक आपका हो गया DRAM हो गया। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। किसके, हमने दो पार्ट पढ़े थे। किसका पार्ट पढ़ा था, जो प्राइमरी मेमोरी होती है, मेन मेमोरी होती है, उसके हमने दो पार्ट पढ़े थे। एक कौन सा, एक राम पढ़ा, एक रोम पढ़ा। तो राम हमने डिस्कस कर लिया, अब करते हैं रोम के बारे में, रीड ओनली मेमोरी के बारे में। तो यहाँ पे क्या है, रीड ओनली मेमोरी में
कि इट इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम दैट इज़ परमानेंटली रिसाइड इन द कंप्यूटर, जनरली द डिज़ाइनर प्रोग्राम रोम चिप एट द टाइम ऑफ द मैन्युफैक्चर सर्किट। RAM इज़ ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी एंड इट कैन रीड नॉट रिटन। अब बेसिकली क्या है रोम क्या है? रोम है रीड ओनली मेमोरी। ये सिर्फ क्या करती है, इसके नाम में ही आप समझ सकते हैं, रीड ओनली मेमोरी मीन्स सिर्फ रीड करने का काम होता है, रिटर्न करने का काम इसका नहीं होता है। और दूसरी चीज़ क्या है, राम आपकी क्या थी, वोलेटाइल मेमोरी थी, लेकिन रोम क्या है, ये आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल का मतलब यहाँ पे जो डाटा होगा वो आपका परमानेंट तरीके से रिसाइड रहने वाला है कंप्यूटर के अंदर। मीन्स अगर लाइट चली भी गई है तो आपका डाटा जो है वो डिलीट नहीं होता है, वो सेव हो जाता है। ये कौन काम करता है, ये आपका रीड ओनली मेमोरी का काम होता है। अब इसके बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं? एक होता है पी रोम, एक होता है ईपी रोम, एक होता है डबल ईपी रोम। ईपी रोम क्या है, ये आपका प्रोग्रामेबल राम हो गया। ईपी रोम क्या हो गया, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम हो गया। एंड तीसरा होता है डबल ई पी आर ओ एम, जिसे इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम कहते हैं। तो ये 3 टाइप्स होते हैं किसके, राम ओनली मेमोरी के। ये 3 टाइप्स हो गए। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्या टाइप आ जाता है, तो नेक्स्ट आ जाता है सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। तो सेकेंडरी मेमोरी के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? मेमोरी यूनिट के 2 पार्ट हमने पढ़ा था। एक कौन सा पढ़ा था, प्राइमरी मेमोरी, और दूसरा हमने बताया था सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। तो प्राइमरी मेमोरी में हमने डिस्कस कर लिया राम को और रोम को। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है उसके बारे में देख लीजिए। सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो हमको एडिशनल तरीके से लगानी पड़ती है, किसमें, कंप्यूटर में। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, इट इज़ आल्सो नोन एज सेकेंडरी स्टोरेज या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। जैसे प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी कहते थे, वैसे ही सेकेंडरी मेमोरी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, ये क्या करता है, डाटा को स्टोर और इंस्ट्रक्शन और डाटा जो भी होते हैं उनको परमानेंटली तरीके से क्या करता है, स्टोर करने का काम होता है। जैसे आपका हार्ड डिस्क हो गया, CD हो गया और DVD हो गया। जैसे सिंपल सा आप समझिए, मोबाइल में क्या होता है, मेमोरी हम लगाते हैं, वो एडिशनल पर्पज़ के लिए लगाते हैं। फ़ोन के अंदर इंटरनल स्टोरेज तो होता ही है, वो करता है रिकॉर्ड, लेकिन अगर हमको और भी ज़्यादा स्टोरेज करना है इन्फॉर्मेशन को, तो हमको मेमोरी लगाना पड़ता है। वैसे ही आपका कंप्यूटर में हार्ड डिस्क, CD या DVD लगानी पड़ती है। ये सेकेंडरी मेमोरी के तरीके से काम करता है। तो यहाँ तक क्या हो गया, जो कंपोनेंट पार्ट हो गए आपके कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जो हमारा पहला टॉपिक है RRB JEE CBT 2 के जो सिलेबस में दिया है, वहाँ का हमारा पहला टॉपिक ये क्लियर होता है। कल वाली वीडियो में हमने सिर्फ बेसिक बातें की थी, वो भी आपको देखना है क्योंकि वहीं से आपका ये बेस तैयार होगा। और आज के वीडियो में हमने क्या बात किया, आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर के क्या क्या पार्ट होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया। कल हमारा क्या प्लान रहने वाला है, कल वाला जो वीडियो आने वाला है वो आने वाला है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, कैसे वो काम करती हैं, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं कल के वीडियो में। टुमारो में कल के वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जो हमने लोग पढ़ा उसके बारे में कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि विच इज़ नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। कौन सा इसमें से इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटर नहीं है? तो पहला आ जाता है ऑप्शन CPU, माउस एंड मॉनिटर एंड UPS। तो आप बताइए कौन सा इसमें से क्या है, इंटीग्रल पार्ट नहीं है। तो बेसिकली इसका जो राइट ऑप्शन रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, UPS रहने वाला है। क्योंकि अभी हमने देखा कि CPU जो है माउस है, माउस क्या है, इनपुट डिवाइसेस है, मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, CPU क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। तो ये तो इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन UPS क्या है, इंटीग्रल पार्ट नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है, राइट ऑप्शन UPS हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे आप देख लीजिए, UPS मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है इसके बारे में। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो C होता है, CPU में जो C है उसको क्या कहते हैं, CPU के C को हम क्या कहते हैं, क्या उसे कॉमन कहते हैं, क्या उसे कंट्रोल कहते हैं, क्या उसे कन्वीनियंट कहते हैं, या क्या फिर उसे सेंट्रल कहते हैं। तो 4 ऑप्शन में कौन सा आपका राइट होने वाला है? तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो आपका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, माफ़ कीजिए कंट्रोल नहीं, यहाँ पे सेंट्रल होने वाला है। ठीक है, चौथा ऑप्शन जो है कंट्रोल, यहाँ पे गलती से यहाँ पे कंट्रोल, यहाँ पे ये येलो ऑरेंज कलर हमने कर दिया है। आपको क्या करना है, इस पे ध्यान नहीं देना, ये कंट्रोल नहीं होता है, आपका कंट्रोल नहीं होगा, ये सेंट्रल होगा। कौन सा होगा, सेंट्रल ऑप्शन होगा। क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस किया था यहाँ पे
CPU के फुल फॉर्म में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो वहाँ पे गलती से वो हो गया है, तो यहाँ से आप क्या कर लीजिए, इसका राइट ऑप्शन जो है वो सेंट्रल होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला ये, इस क्वेश्चन का बताइए, ये सिंपल वही अभी मैंने आपको दिखाई दिया कि इसका फुल फॉर्म CPU का, ऊपर लिखा भी हुआ है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब बेसिकली इसमें पूछा क्या है, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ ए कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, CPU जो होता है उसमें क्या क्या होता है। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि CPU के अंदर क्या क्या होता है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि CPU में क्या होता है, रजिस्टर्स होते हैं, आपका कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है, राइट ऑप्शन आपका होने वाला है, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होने वाला थर्ड, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट एंड द रजिस्टर्स। ये आपका थर्ड जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है CPU रिट्रीव्स इट्स डाटा एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम। CPU जो होता है वो डाटा और इन्फॉर्मेशन को कहाँ से लेता है, क्या वो सेकेंडरी मेमोरी से लेता है, नहीं लेता, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी हम एडिशनल लगाते हैं। ऑक्सिलरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी के ही टाइप्स को सेकेंडरी मेमोरी को ही ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। तो जो CPU जो इन्फॉर्मेशन लेता है वो कहाँ से लेता है, मेन मेमोरी से लेता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेन मेमोरी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज़ नोन बाई। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसे कहते हैं, ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसे कहते हैं। जब हम CPU पढ़ रहे थे वहाँ पे ही मैंने बताया था कि आपका ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसे कहते हैं। ये देखिए, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका CPU इज़ द राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। CPU क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो आपके दो क्वेश्चन है, एक ये वाला क्वेश्चन हो गया, एक ये वाला क्वेश्चन हो गया। ये दो क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं होमवर्क, ये दो क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं होमवर्क टाइप के, जिसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में इसका आपको आंसर बताना है कि इन दोनों का आंसर क्या होने वाला है। ठीक है गाइस, इसका दोनों का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और जो भी वीडियो को लाइक नहीं किया हो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो के जो नीचे कमेंट है वो आपको इन दोनों क्वेश्चन का आंसर करना है। दूसरी चीज़ करना है, चैनल पे आपको सब्सक्राइब करके उसका नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, जिससे जो कल आपका इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस का जो वीडियो आने वाली है उसका आपको क्या मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है गाइस, यहीं पर वीडियो को रखते हैं। और आपसे एक चीज़ और है कि भैया जिन लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, PDF इसकी शेयर हो जाएगी, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी इसको आप रिवाइज कर सकते हैं। क्या नाम है, सिविल एस्पिरेंट सॉल्यूशन, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहाँ पे 1200 से प्लस लोग यहाँ पे ज्वाइन हैं, आप भी ज्वाइन हो सकते हैं और अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं और इसकी PDF कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, यहीं तक वीडियो को रखते हैं। और लास्ट में थैंक यू, रिवाइज करिए इसको, इसका मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा, इसका आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू।